सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, आज हम लोग जो लक्ष्य लेखनी हमारा बेसिक टू एडवांस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, उसके जो ओरिएंटेशन लेक्चर है उसको लेकर आ रहे हैं। और इस लेक्चर के थ्रू हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस पे काम करेंगे, जिसमें कि हमारे बेसिक पिलर्स जो होते हैं आंसर राइटिंग के, वो रहेगा। दूसरा, जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जैसे कि हम लोग बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग का जो डिमांड है वो किस तरह से आपको कह सकते हैं आपकी वो मोल्ड होता है, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। और फिर साथ ही साथ जो है हम लोग जो ये कोर्स का जो भी एक स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से ये कोर्स प्रोसीड करेगा, ये कैसे आपको हेल्प करेगा, ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे इस पूरे ओरिएंटेशन लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहला जो हमारा डायमेंशन है ना, वो एक ओवरव्यू हम लोग को देखना है अबाउट ऑल द बेसिक पिलर्स। जो आंसर राइटिंग के बेसिक पिलर्स होते हैं, तो 10 पिलर में मैंने इसको आंसर राइटिंग के जो है वो 10 पिलर्स जो है वो बनाए हैं। और इन 10 पिलर्स के अराउंड आपका जो आंसर राइटिंग है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक और एक अच्छे मार्क्स को फेच करने में हेल्प करेगा। एक बार पहले बस इसका एक ओवरव्यू देखते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सारे पिलर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो कीवर्ड एंड टेल वर्ड एनालिसिस। So the first and foremost important part in an answer writing is that you are well aware of the keyword which is mentioned in the question. And apart from keyword, there are certain tail words also in the question. So you have to be very much clear about that what the demand of the question says. So it will vary as per the keyword. So for discuss, there will be certain different demand. For analyze, for examine, for critically examine, for elucidate. So every keyword will be having a different demand, and from the same concept, various keywords have been used in the past. और टेल वर्ड की जब हम बात करते हैं, तो जो उस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइटेड आप कह सकते हैं वर्ड्स होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वही डायमेंशन और वही आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का पार्ट धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है ना? तो ये हम लोग उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। दूसरा, आईबीसी स्ट्रक्चरिंग, यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इसका स्ट्रक्चरिंग कैसे होना चाहिए, किस तरह से आप अपने आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड करें, क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको एनरिच करने के लिए, वो वाला डायमेंशन देखेंगे। देन वी विल सी दैट हाउ इन एनी आंसर राइटिंग सिलेबस एंड द पीवाईक्यू एनालिसिस विल हेल्प। तो आंसर राइटिंग के लिए कैसे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस तैयार करके देता है, ये भी हम लोग देखेंगे। बिकॉज देर आर वेरियस एरियाज विच हैव बीन कॉन्स्टेंटली बीइंग आस्क्ड, और लगातार जब उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन स्टैटिक कंटेंट प्रिपरेशन, these two points are interrelated, because if you are well aware with the syllabus PYQ analysis, then you can prepare your static content beforehand only. Fifth pillar is the demand as per GS1 and GS2 of BPSC examination. तो सेम क्वेश्चन में GS1 और GS2 के अंदर जो डिमांड है वो हो सकता है कि वो वैरी करेगा। वो कैसे ये जो डायमेंशन है डेवलप हो रहा है वो भी हम लोग समझेंगे। देन इंस्टीट्यूशनल रेफरेंसेस। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट we are writing, definitely we are writing the answer, but are we writing in a good manner? Are we writing in the required format? Are we forwarding our points which is backed with certain important data, judgments, reports? So are we doing that? So institutional reference becomes very much important. Then we have newspaper enrichment. Now, one can clear prelims examination without reading newspaper. That can be accepted at some point of time in BPSC, but you can never clear your mains examination if you are not well versed with the newspaper, because the enrichment a newspaper will give cannot be substituted by anything or any other source. Then, with respect to BPSC, Bihar connectivity is also very much important.
and this is you can say a prerequisite of this BPSC examination, that you must be connecting the points wherever possible to Bihar. Inter-topic connectivity, that means that the PPSC mains questions nowadays are not confined to a single topic, or you can say confined to a particular segregated topic. Now the days are gone that they will ask only about one topic from preamble. They will relate preamble with fundamental rights also. They will relate preamble with Supreme Court also. They will relate politics with federalism. They will relate your insurgency with federalism, with politics. We will see how the questions are being coming, which is interrelated. And then last is commanding short answers. Commanding short answers means that BPSC till date has not been able to differentiate that which topic or which question forms the part of long answer and which question forms the part of short answer. And there is the problem with respect to attempting those questions, that how much content we have to add in those particular topic in long and in short. So all these dimensions will be covered, and all these pillars are very much important for your answer writing. We will explore and unfold all the topics and all the pillars one by one. ठीक है ना? तो हम लोग धीरे धीरे इन पिलर्स को जो एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे. समझ में आया यहाँ तक बात? So now the first thing which we need to discuss is that where we have to focus more with respect to BPSC examination. ठीक है, हम लोग का जो पहला जो डिमांड होगा वो किस चीज़ के ऊपर हम लोग को समझना है चीज़ों को, कि आखिर हम लोगों को किस चीज़ के ऊपर बीपीएससी में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू मेंस आंसर राइटिंग. तो यहाँ पर एक कुछ ट्रेंड हम लोग देखते हैं, और ये ट्रेंड जो है ना वो 64th बीपीएससी के बाद काफ़ी डोमिनेंट है. What this trend says or shows कि GS1 में the score of average student has been around 170 to 180. This has been the trend. और उसका एक रीज़न है. GS1 का जो नेचर आप देखते हो तो आपको जो 3 सब्जेक्ट्स इसमें है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और DI. इसमें हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं so there are certain set of topics which has been frequently, or you can say regularly, asked by BPSC. Champaran Satyagraha, Mauryan architecture, Pal architecture. Then we talk about Santhal, Munda. Then we talk about civil disobedience, non-cooperation movement, Quit India movement. Then in personalities, Gandhi ji, Ambedkar. Now there are certain set of questions, and if we add that short questions format also, that even after the introduction of short questions, cave paintings, इस तरह की चीजें जो बैड हुई हैं, तो I can count on number that there will be maximum 30 topics जिससे क्वेश्चन आना है. So don't you think everyone will prepare very well for those 30 topics? They will try to include all those possible dimensions by looking at the notes of MA हिस्ट्री, इग्नू, JNU, DU, कहीं से भी उठाया 30 टॉपिक के ऊपर बहुत शानदार नोट्स बना के रखा. तो हिस्ट्री में सबका प्रिपरेशन लगभग अच्छा होता है. देन वी हैव DI. इस बार के एग्जामिनेशन को छोड़ दे तो डेटा इंटरप्रिटेशन कभी भी प्रॉब्लम रहा ही नहीं किसी के लिए. तो 72 आउट ऑफ 72, 99% बच्चे लेकर आ रहे हैं. देन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स सिर्फ 2 ही तरह के डायमेंशन को दिखा रहा है बीपीएससी में. Either you are aware of the topic, or second you are totally unaware of the topic. ये 2 ही तरह का ट्रेंड देखने को मिला है करंट अफेयर्स में. या तो वो क्वेश्चन जो है या जो टॉपिक पूछा वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे इस बार यूसीसी, पिछले बार मणिपुर क्राइसिस, सबको मालूम है, सब पढ़ के गए. या फिर 68 बीपीएससी जैसा स्काउट गाइड वाला पे क्वेश्चन आ गया, यूएन पॉपुलेशन फंड, तो ये लोग नहीं पढ़ के जाते. तो आप ना कभी भी करंट अफेयर्स के ऊपर आप वाउच नहीं कर सकते दैट यू आर गोइंग टू डिफीट और बीट समवन इन करंट अफेयर्स. तो इसीलिए GS1 में जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका 170 से 180 आ रहा है, तो आपका इतना आना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेयर रिक्वायरमेंट.
लेकिन जब हम GS2 की बात करते हैं, what we have seen that there is two set of marking. The cluster of students are hovering around 120 to 125. And what is the reason that they are hovering around 120 to 125 is the nature of the question being asked and the response which they have been giving. क्लस्टर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 120-25 तक फंसे हुए हैं, बट हम लोग यहीं पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारे टॉपर्स हैं, they have reached the score of 170 plus. Many of my students have scored 170 plus regularly. तो ये तो 50 नंबर का डिफरेंस है। ऑब्वियस सी बात है, आप भी अचीव कर सकते हैं इस 170 प्लस के स्कोर को जब बच्चों को आ रहा है तो फिर क्या अंतर है कि ज़्यादातर बच्चे 120-25 में हैं और 170 भी नंबर आ रहा है, तो 50 नंबर का आप एडवांटेज ले तो सकते हो ना। यही समझने के लिए हमने क्या किया है, बहुत सारे कॉपीज के थ्रू एनालाइज किया और समझ में आया कि जो टॉपर्स हैं उनके आंसर में दो चीज़ें जो हैं वो यूनिक हैं। फर्स्ट इज that the nature of GS2 is dynamic and it will require the answer. It will require, यहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं, that it will require, एक सेकेंड, हाँ, सो डायनेमिक होने के कारण इसमें जो भी आप आंसर लिखते हैं ना, it can't be in the form of layman. These answers must be backed by institutional references, data, reports, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कमीशंस रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा बैक करना होगा। ये अधिकतर बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो जब ये नहीं करेंगे तो उनको उस तरह से मार्किंग नहीं होगी, उनको एवरेज मार्किंग मिलेगी। जैसे सिंपल सी बात है, इफ द क्वेश्चन दिस ईयर वाज आस्क्ड ऑन गवर्नर, सो इफ द स्टूडेंट्स would have not mentioned the Supreme Court's recent judgment on T.N. Ravi, तमिलनाडु गवर्नर जो हमारे थे P.N. रवि, उनके बारे में अगर उन्होंने नहीं लिखा है, जो पूरा का पूरा जजमेंट आया, तो फिर आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा, वो लेमैन माना जाएगा, क्योंकि गवर्नर पे क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है। और दूसरा बिहार स्पेसिफिक, यानी कि जब कभी भी पॉसिबल हो आप अपने आंसर को बिहार से कनेक्ट करो, टॉपर्स ये करते हैं। और इसी कारण से क्या देखने को मिलेगा कि उनकी जो मार्किंग है वो 170 प्लस गई है। तो हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है जीएस पेपर 2 के ऊपर, अगर हम बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। क्यों? क्योंकि जीएस 1 में ये नंबर मिनिमम लाना आपके लिए प्री कंडीशन है। ठीक, तो ये हमारा वेयर टू फोकस वाला पार्ट था। और ये देखिए, जब हम लोग मेंस की बात करते हैं ना, यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है और ये रेगुलर डेटा सेम है, इसमें कोई तरह का अंतर नहीं है। मेंस का रेलेवेंसी क्यों बढ़ जाता है बीपीएससी के फाइनल सिलेक्शन में या फाइनल लिस्ट में नाम पाने के लिए, क्यों बढ़ जाता है? तो सबसे पहला कि मेंस क्लियर करना ही सिर्फ काफी नहीं रहता, यू हैव टू क्लियर मेंस with a very good margin also in order to see your name in the final list. Reason being कि जो कट ऑफ मेंस का रह रहा है ना और जो फाइनल का कट ऑफ रह रहा है, जब इनके बीच का डिफरेंस हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि अगर आपने सिर्फ मेंस कट ऑफ के बेसिस पे क्लियर किया था तो इंटरव्यू का रिजल्ट आपके ऊपर अप्लाई होने का जरूरत ही नहीं था, आप पहले ही एलिमिनेट हो चुके हो। क्योंकि इंटरव्यू होगा 120 नंबर का, 120 में 85 तो चलो एक बार को आ भी जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी के लिए तो पॉसिबल था, बट जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं क्या उनको किसी भी केस में 120 में इतना नंबर आएगा इंटरव्यू में? तो जब नहीं आएगा तो फाइनल कट ऑफ उनका क्लियर होगा क्या? नहीं होगा। तो यानी कि वो इंटरव्यू नहीं भी देने जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले एलिमिनेट हो चुके थे। तो इसीलिए मेंस एग्जामिनेशन की रेलिवेंसी बहुत बढ़ जाती है फाइनल लिस्ट में आपको अपना नाम देखने के लिए, बिकॉज you not only need to clear mains examination, you need to clear it with a very good margin in order to secure rank or in the final list. हाँ, इंटरव्यू जो है वो आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है, that will definitely help you in gaining a good rank.
सिलेक्शन तो मेंस ही कराएगा, ये टिक टू मान के चलो एकदम श्योर। तो इसलिए मेंस पे फोकस करना है। अब हम लोग धीरे धीरे मेंस के पिलर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड वाला एस्पेक्ट जो है, तो वेरियस कीवर्ड्स एंड दे विल मीन डिफरेंट थिंग्स एंड द अप्रोच विल बी डिफरेंट फॉर दीज कीवर्ड्स। जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिस्कस। तो एक कीवर्ड है डिस्कस जो कॉमनली पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको करना क्या है यहाँ पे? तो यू हैव टू राइट अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स के एस्पेक्ट है, डायमेंशन है, आप सबको लिखो। फॉर अगेंस्ट में आर्गुमेंट दीजिए और फिर कंक्लूड कीजिए डिस्कस में। ये एक होता है एक ओपन एंडेड कन्वर्सेशन, जैसा कि आप किसी से बात कर रहे हो, उसको बोलो जो भी बोलना है। तो अप्रोच क्या होगा कि एक बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ और उसके अंदर मल्टीपल जो भी पॉसिबल डायमेंशन है वो सब लेकर आइए, किसमें? डिस्कस में। नाउ व्हाट विल बी कवर्ड अंडर एग्जामिन? तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट वेरी क्लोजली नाउ यूजिंग द फैक्ट्स एंड इम्प्लीकेशन। तो जो फैक्ट्स है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो पूछा गया है उसको एग्जामिन करिए, उसको इन्वेस्टिगेट करिए क्लोजली, और जितने भी पॉसिबल इम्प्लीकेशन है उन फैक्ट्स के उनको भी आप लेकर आने की कोशिश करोगे। So how you will do that? You will identify the core issues and then you will explore the causes and effects in detail. Implication basically हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना? Then we have analyze. Now how you can analyze anything? हमको बोला जाएगा ये एक चीज देखो, ये एक पेपर है, ये 100 पेज का 100 वर्ड का हमने कुछ लिखा है, इसको एनालाइज करो। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? We will break those issues. We will break the issue and then we will break the issue in parts and study the interrelation. कि हमने बांट दिया उसको अलग अलग पार्ट्स में और फिर उसका एक इंटर रिलेशन स्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं, स्टडी करने का। तो उसको कैसे करेंगे? सब हेडिंग्स को यूज करेंगे पार्ट्स को दिखाने के लिए अलग अलग, फिर कॉजेज, इम्पैक्ट और आउटकम। तो इंटर रिलेशन इससे हो जाएगा। पार्ट्स को बांटा सब हेडिंग्स के द्वारा, फिर आप कॉजेज इफेक्ट को डिटेल, कॉजेज इम्पैक्ट और आउटकम को एक्सप्लोर किए, तो उससे क्या होगा? इंटर रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। देन क्रिटिकली एनालाइज। तो यही एनालिसिस को जब आप जजमेंट के साथ करो, which will highlight positives and negatives, सिंपल एनालिसिस ही होगा पार्ट्स में ही ब्रेक करके। लेकिन अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जजमेंटल एस्पेक्ट लेकर आएंगे, चूंकि आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव डायमेंशन दोनों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक्सप्लोर किया बिफोर कंक्लूडिंग। इवैल्यूएट। सो then in evaluate we will assess the value or significance with supporting data or logic. evaluate तो वैल्यू को ध्यान दीजिएगा। तो वैल्यू और सिग्निफिकेंस जो है उसको असेस कीजिए, मापिए। और ये मापने के समय क्या करेंगे आप? जो भी डेटा और लॉजिक सपोर्ट करता हो इस चीज को उसको एक्सप्लोर करो। तो यू विल प्रोवाइड प्रॉस कॉन्स आउटकम और एक वैल्यू जजमेंट के साथ खत्म करो कि आपने क्या वैल्यू उसका असेस किया, वो आप उसके साथ खत्म करेंगे इवैल्यूएट में। देन वी हैव कमेंट। तो इन कमेंट यू हैव टू प्रेजेंट योर ओपिनियन, लेकिन ओपिनियन आपका होगा बट दैट शुड बी बैक्ड विथ फैक्ट एंड लॉजिक। आप अपना ओपिनियन देने के लिए यहाँ पर आजाद तो हो, लेकिन अगर इस ओपिनियन का कोई बैकिंग नहीं है तो फिर वो नहीं देना है। तो कंटेक्स्ट से स्टार्ट कीजिए अपना व्यू पॉइंट, लेकिन जस्टिफिकेशन के साथ। देन इलैबोरेट। expand on the idea of or statement, expand on the idea or statement, add details and clarity। तो जो भी आइडिया या स्टेटमेंट था, इलेबोरेट, समझ रहे हैं ना, हम लोग बोलते हैं इसको खींचते हुए। तो आइडिया और स्टेटमेंट को आप एक्सपैंड करो, उसके डायमेंशंस को वैराइड बनाओ और जो भी डिटेल्स और क्लैरिटी है उसमें आप ऐड कर दो। तो एग्जाम्पल्स यूज कीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन और जो वाइडर कॉन्टेक्स्ट है उसका, उसको भी देखने का कोशिश करो। Substantiate. In substantiation, what you will do, you will provide evidence या logic to support a claim। तो उस क्वेश्चन से या उस स्टेटमेंट से कोई क्लेम एस्टैब्लिश किया जा रहा था, आपको उस क्लेम को क्या करना है? सपोर्ट देना है। किसके द्वारा? एविडेंस या लॉजिक के द्वारा, ठीक। देन हाउ यू कैन डू दैट? यू कैन यूज डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे पॉलिटी है तो,
ताकि आप क्या करें, इस क्लेम को सपोर्ट कर पाए। ठीक, क्रिटिकली एग्जामिन, तो एग्जामिन जो हम लोग कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन जो क्लोजली कर रहे थे, उसको थोड़ा सा अब क्रिटिकल लेंस के साथ, यानी कि क्रिटिक वाला पार्ट भी यहां पर आएगा, बोथ एनालिसिस एंड क्रिटिक। तो पहले एक्सप्लोर कर दो, फिर उसके फ्लॉज को निकाल के लेकर आओ, लिमिटेशंस को लेकर आओ। जस्टिफाई, सो प्रोवाइड द वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ अ स्टेटमेंट। तो कोई स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो उसकी जो वैलिडिटी है, उसका जो सत्यापन है, उसको आपको क्या करना है, प्रूव कर देना है। तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स फेवर में लेकर आइए, फेवर में लाना होगा, अगेंस्ट में नहीं, फेवर में। इनुमरेट, तो उसमें क्या है, सबसे आसान यही माना जाता है, यू हैव टू लिस्ट आउट द पॉइंट्स एक के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर यानी फ्लो के साथ। आपको एक के बाद एक क्या करना है, लिस्ट डाउन करना है पॉइंट्स को, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक के बाद एक करना है, फ्लो दिखना चाहिए। देन वी हैव हाईलाइट, so in highlight you have to bring the attention to key features or facts। तो एक आंसर जो आप तैयार कर रहे हो, उसमें आपको क्या करना है कि जो एग्जामिनर है उसका ध्यान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर लेकर जाना है, ये हाईलाइट में आपको करना है। कंपेयर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, इजी है ये। कॉन्ट्रास्ट, सिर्फ डिफरेंसेस पे फोकस करना, ये अंतर है। कंपेयर में पॉजिटिव, मतलब जो हमारे सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं दोनों पे फोकस होगा, कॉन्ट्रास्ट में केवल डिफरेंसेस पे फोकस होगा। डिफरेंशिएट, तो शो हाउ टू और मोर थिंग्स डिफर। तो कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंशिएट थोड़ा सा आपको सिमिलर बन जाएगा, लेकिन जब डिफरेंशिएट आए तो आप कोशिश करो कि आप टेबल बना दीजिए और पॉइंट वाइज फिर उसको आप क्या करिए, चीजों को अलग अलग बनाइए। बट ओवरलैपिंग है यहाँ पर, आप में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं दिखेगा। ट्रेस, ट्रेस में क्या होगा, तो यू हैव टू फॉलो द प्रोग्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ अ टॉपिक। तो ट्रेस द कोर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो पूरा का पूरा प्रोग्रेशन आप देख लीजिए। देन आउटलाइन, तो एक जनरल ओवरव्यू या समरी, एक जनरल ओवरव्यू या समरी आपको देना है किसमें, आउटलाइन में। असेस की जब हम बात करते हैं तो यू हैव टू इवेलुएट द इंपॉर्टेंस, वैल्यू और इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, उसको इवेलुएट करना ही असेस में आएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर आपको एक अच्छा कमांड होना चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके डिमांड को एड्रेस कर पाओ। नेक्स्ट pillar is how to structure your answer, the IBC formula, introduction, body, conclusion। तो इंट्रोडक्शन भले ही हम लोग मानते हैं कि ये एक 2-3 लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, कि मेन तो बॉडी है, बिल्कुल सही बात, लेकिन with a good and enriched introduction the examiner will grow interest in your answer। तो बॉडी पार्ट तक ध्यान लेकर आने के लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस, सो यू कैन इंट्रोड्यूस इन अ बेटर वे बाय स्टार्टिंग विथ अ फैक्ट और कोट और रीसेंट एग्जाम्पल। और जब ये सब चीज नहीं समझ में आए तो आप उसके की टर्म्स को डिफाइन कर दो, बट पहला कोशिश कीजिए कि आप फैक्ट, कोट या एग्जाम्पल को यूज करें। बॉडी में मेन कंटेंट जो है वो आपको पुट करना है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का का पूरा मिश्रण होना चाहिए, यानी कि हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स एंड पैराग्राफ, दोनों का एक मिश्रण होना चाहिए। With this course, we will explore how you will present your answer, how you will introduce your answer, how we will be covering various aspects in the body part। ये सब हम लोग इस कोर्स के दौरान सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सारे पार्ट को एड्रेस करना है इस बॉडी के अंदर ही, और आप उसको बस एक अरेंजमेंट उसका जो है वो अच्छे से करो। कंक्लूजन कभी भी पहले से तैयार नहीं करना है, जो आपने लिखा है बॉडी पार्ट के अंदर आपको उसी को समराइज करना है, इनसाइट्स देने हैं, और आगे के कुछ वे फॉरवर्ड अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हो उसको कंक्लूजन के फॉर्म में तो दीजिए, नहीं तो एक रेलेवेंट कोड से आप उसको खत्म कर दो। तो ये आईबीसी फॉर्मूला है। हम लोग जब कोर्स हमारा शुरू होगा तो हम लोग एक मॉडल आंसर्स के द्वारा इनको समझेंगे, क्वेश्चन फिर मॉडल आंसर की किस तरह से आप इस क्वेश्चन में ये इंट्रोड्यूस कर सकते थे, आप ये बॉडी में कितने सब हेडिंग्स, फ्लो चार्ट्स आप बना सकते थे। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग आंसर में खासकर, ठीक है ना। नेक्स्ट
सिलेबस प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस एंड स्टैटिक कंटेंट प्रिपरेशन। देखिए दो जो पिलर है ये इंटर रिलेटेड है। कैसे? एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पॉलिटी का। So in polity, there are certain topics which we can see from previous year question being frequently asked. Governor, federalism, politics, parliament, जुडिशरी। तो क्या हम लोग इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छा कंटेंट नहीं बना के रख सकते? स्टैटिक वाला पार्ट तो ये दोनों इंटर रिलेटेड रहेगा। आप इस तरह से पीवाई की और सिलेबस के ऊपर एक पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करिए अच्छे से और अपना स्टैटिक कंटेंट को पूरी तरह से प्रिपेयर करके रख लीजिए कि आपको सिर्फ इसके बाद काम क्या रहेगा? एनरिचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जो कि आपको स्टैटिक कंटेंट प्रिपेयर नहीं रहेगा ना तो आपका काफी टाइम चला जाएगा वो, अगर आप इतना लेट शुरू करोगे प्रिपेयर करना। तो पीवाईक्यू और सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करते हुए आप फोकस एरियाज या की एरियाज निकालिए हर सब्जेक्ट का और उसका कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द डिमांड एज पर GS1 एंड GS2, नेक्स्ट पिलर। तो जब हम बीपीएससी की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन का डिमांड होगा ना ये वेरी कर जाएगा कि वो किस सेक्शन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस पेपर में। क्योंकि GS1 में अगर सपोज हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का एग्जाम्पल देख रहे थे, एक क्वेश्चन दो उठाया है पॉलिटी का, तो GS1 में अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है मतलब कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 2 करंट अफेयर्स। इस बार भी आपने देखा कि लगभग क्वेश्चन पॉलिटी के ही थे। और फिर पॉलिटी का क्वेश्चन GS2 के सेक्शन 1 में तो आएगा ही, वो पॉलिटी पूरा है ही उसमें। तो हम लोग देखते हैं दो क्वेश्चन को। ये 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है और फिर 70वीं में ही पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब ये भी क्वेश्चन GS1 का है। किसका है? GS1 का है। और ये भी क्वेश्चन GS1 का है, ये 68 बीपीएससी में पूछा है। बट दोनों में अंतर देखिए, है करंट अफेयर्स का पार्ट लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट है। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोसाइटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया कंसिडरिंग इट्स रिच डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन ये भी यूसीसी के ऊपर है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर करंट अफेयर्स में पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई भी करंट का जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन द वेक ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यानी कि यहाँ पे तो बता दिया कि ये करंट इवेंट है। ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, पूछा हो या नहीं पूछा हो, आपको जब भी इस क्वेश्चन का आंसर देने जाएंगे यू हैव टू गिव द रीसेंट रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूसीसी वाला आंसर भी जब लोग शुरू किए होंगे तो या तो उत्तराखंड से शुरू कीजिएगा या लॉ कमीशन के, जो लॉ कमीशन ने प्रपोजल अभी मांगा था लोगों से, उसके ऊपर शुरू कीजिएगा, या सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का था यूसीसी, जहाँ पे यूसीसी का एक एलिमेंट दिखा, उसके शुरू करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। तो पूछा हो या नहीं पूछा हो, GS1 में अगर क्वेश्चन आता है तो रिसेंट डेवलपमेंट मेंशन करना जरूरी है। और यही GS2 में आएगा तो आपका दायरा बढ़ जाएगा। आप चाहो तो उसमें जो तरह से उसको स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो। तो ये डिमांड को भी बहुत अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन GS1 और 2 में जब आ रहा है तो आप किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे। देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस, जो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी चीज को बैक करोगे। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन अगर है तो योर आंसर मस्ट बी कंटेनिंग साहबानो केस, योर आंसर मस्ट बी कंटेनिंग सरला मुदगल केस, योर आंसर मस्ट बी कंटेनिंग जॉन वेलामतम केस, योर आंसर मस्ट बी कंटेनिंग सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। या अभी गवर्नर वाला जो क्वेश्चन आया था, उस गवर्नर वाले क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया गवर्नर के ऊपर वो पूरा का पूरा पॉइंट उसमें होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस देकर अपने बातों को बैक करना जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे आंसर राइटिंग का। ये भी हम लोग इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। देन न्यूज़पेपर एनरिचमेंट। नाउ व्हाट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट which is a part you can say and which is very much important is the newspaper enrichment, क्योंकि न्यूज़पेपर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। जैसे कि हम सिंपल सा बताते हैं, गवर्नर के ऊपर ना क्वेश्चन आया है, या हम लोग स्टेम के ऊपर साइंस टेक में क्वेश्चन आया था, जाके सर्च कीजिए द हिंदू में कितना बढ़िया आर्टिकल आया हुआ है इसके ऊपर, और उससे बेहतर आप आंसर लिख सकते हैं क्या खुद से? नहीं।
गवर्नर के ऊपर पूरा 2 पेज में द हिंदू में अलग अलग जजेस क्या क्या बोले उस केस में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था तो 5 से ज्यादा जजेस रहेंगे ही रहेंगे। सब जज का अपना अपना ओवरव्यू भी था गवर्नर के ऊपर। आप क्या उनके स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उससे बेहतर कुछ होगा क्या गवर्नर के क्वेश्चन को समझाने के लिए? तो ये सारी चीजें जब आप यूज करोगे ना, आपका आंसर इतना इनरिच्ड हो जाएगा कि इससे बेहतर कोई आंसर होगा नहीं। और ये बाईपास आप नहीं कर सकते, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इसीलिए जो इस कोर्स में हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे डेली, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा स्टैटिक पार्ट से और एक क्वेश्चन रहेगा उस दिन के न्यूज़पेपर से, ताकि न्यूज़पेपर का कवरेज आप करते रहें। देन वी हैव बिहार कनेक्टिविटी। तो जहां नहीं भी पूछा है वहां पर भी आपको क्या करना होगा, बिहार की कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना होगा। जैसे कि एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा कि आर्टिकल 21 का इवोल्यूशन जो है वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा गया है यूपीएससी में और बीपीएससी में। अब जो आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो ना, तो बहुत सारे केसेस आप मेंशन करते हैं। अब इसमें 4 केसेस बिहार स्पेसिफिक हैं, तो सबसे पहले उनको मेंशन कर दो। हुस्नैरा खातून केस, एल के आडवाणी केस, रुदुल शाह केस, ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया। और सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, कि इस केस में ये राइट को बोला गया, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो बिहार कनेक्टिविटी जरूर स्टैब्लिश कीजिए हर जगह पे। ऐसे में भी अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन था तो आप जीविका दीदी का एग्जांपल यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन, एक पिलर है। इंटर टॉपिक कनेक्टिविटी। तो अब एक ये स्किल आपको डेवलप करना होगा कि टॉपिक जो है वो एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली। जैसे मणिपुर क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग को लगा करंट इवेंट है भाई, लेकिन देखिए मणिपुर क्राइसिस को किससे कनेक्ट किया, नेशनल पॉलिटिक्स से। तो ये इंटर रिलेटिविटी सीखना पड़ेगा आपको। आप एक टॉपिक को सिर्फ उस पर्टिकुलर डायमेंशन तक नहीं सीमित कर सकते। क्वेश्चन इस बार ग्लोबल पावर के ऊपर इंडिया क्या आया था, तो क्या वहां पे पॉलिटिकल सॉवरेन को बिना यूज किए हम लोग लिख पाएंगे अच्छे से? नहीं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब इस क्वेश्चन का हमारे देश की सोवरेनिटी, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब से कनेक्ट करके पूछेगा। तो ये सारा इंटर रिलेटिविटी स्टैब्लिश करना जो हम लोग को सीखना पड़ेगा, और वो हम लोग इस कोर्स के दौरान जब एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच का डिफरेंस था, बट तुरंत कनेक्ट कर दिया इसको किससे, बेसिक स्ट्रक्चर्स। एंड द लास्ट इज कमांडिंग शॉर्ट आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर्स के ऊपर कमांड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी तक जो एग्जामिनेशन देखने को मिले हैं, 3 एग्जाम जहां पे शॉर्ट आंसर पूछा गया है, तीनों जगह पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू राइट और अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, और छूटने का 2 वजह है। अगर आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने चले जाओगे ना तो दिक्कत, लॉन्ग छूट जाएगा। और लॉन्ग को अटेम्प्ट आप कर रहे हैं तो आपका 1-2 शॉर्ट छूट रहा है। ये कैसे ठीक करना है? तो देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना बीपीएससी के द्वारा, वो लॉन्ग शॉर्ट में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं कर रहा है। जैसे अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन आ गया, ये शॉर्ट में 69th में, ठीक है। और जब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, वो लॉन्ग था, और 69 में शॉर्ट में भी पूछ दिया बेसिक स्ट्रक्चर और क्रिटिकल एग्जामिनेशन। तो सेम क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या करना होगा, दोनों डायमेंशन तैयार करने होंगे, लॉन्ग वाला भी और शॉर्ट। अंतर क्या करना होगा आपको कि जब आप शॉर्ट आंसर्स के स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं तो आप वहां पर अपने स्ट्रक्चर में ये चीज को इंश्योर कीजिए दैट यू आर ओनली गोइंग टू गिव द इन्फोग्राफिक्स और इंफॉर्मेशन इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म। 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन, बहुत सारे आंसर हमने ऐसे भी देखे जहाँ इंट्रोडक्शन वो लिखे ही नहीं, बट आपको ऐसा नहीं करना। आप 1 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखो, आप बाकी बॉडी पार्ट में जितना डिमांड है वो फ्लो चार्ट के थ्रू, जैसे क्वेश्चन था अमेंडमेंट प्रोसीजर के ऊपर, तो 3 फ्लो चार्ट बन जाएगा। एक अमेंडमेंट का जो टाइप्स है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, रैटिफिकेशन। दूसरा इसका प्रोसीजर, बिल कैसे आएगा, कैसे पास होगा। और तीसरा जो आप बनेगा वो इसका क्रिटिसिज्म। बस 3 फ्लो चार्ट में आप पूरा पूरा आंसर प्रेजेंट कर दो शॉर्ट के अंदर। ये स्किल अगर आप डेवलप कर लेंगे और कमांड कर लिया और आपने सारे आंसर्स अटेम्प्ट कर लिए तो आपका काफ़ी इसी से काम बन जाएगा आंसर राइटिंग में। तो ये 10 पिलर के ऊपर ये पूरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम लोग काम करेंगे, जिसमें से 2 पिलर जो है वो आपको खुद के लेवल पर प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, क्योंकि ये हम बता चुके हैं कि जो इसका मेंस पूरी तरह से रेडी है, प्रिपेयर्ड है, जो पढ़ रखे हैं, ये कोर्स उनके लिए, यानी कि तीसरा और चौथा, यानी कि
सिलेबस पीवाईक्यू का एनालिसिस करके कंटेंट एनरिचमेंट स्टैटिक पार्ट वाला ये आपको अपने एंड से करना होगा। अब ये कोर्स का जो फेज है अगर उसको हम लोग देखें तो वो कैसे चल रहा है, तो सबसे पहले इन कोर्स को हम लोग 5 फेज में देखिए समझेंगे। पहला फेज जो शुरू होगा अभी आपको कल से, वो बेसिक आंसर राइटिंग कराएगा और ये 2 हफ्ते चलेगा। बेसिक आंसर राइटिंग मतलब हम लोग बहुत एवरेज जो आज से 20 साल पहले क्वेश्चन आया करते थे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, डिस्कस द संथाल रिवोल्ट, इस तरह के क्वेश्चन जो वो हम लोग एड्रेस करेंगे 2 हफ्ते में इसको करेंगे। और इसमें भी सेम चीज है, एक क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट, एक क्वेश्चन उस दिन के न्यूज़पेपर से ही रहेगा बट बेसिक रहेगा। सेकेंड फेज में हम जाएंगे जब हम लोग पीवाईक्यू लेवल 1, और पीवाईक्यू लेवल 1 मतलब हो गया बीपीएससी के रिसेंट पीवाईक्यूज पिछले 5 साल के और अदर स्टेट पीएससी के जो पीवाईक्यू हैं उनको हम लोग एड्रेस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने लेवल को ठीक किया है। 3 हफ्ते तक ये चलेगा। फिर थर्ड फेज जो आएगा वो पीवाईक्यू लेवल 2 यानी कि अपग्रेडेड लेवल है, जिसमें हम लोग यूपीएससी के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। फेज 4 ये 3 हफ्ते चलेगा। फेज 4 जो है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे 1 महीना तक। वैसे क्वेश्चन जो अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, बट ये बहुत चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन अब इंटर रिलेट करके अलग अलग कीवर्ड्स और टेलवर्ड्स को मिक्स करके पूछने वाला, तो वो एडवांस लेवल के प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट। और पांचवा जो है सिमुलेशन टेस्ट, जो 1 महीने चलेगा लास्ट में, और ये आपको दे देगा स्पीड, यानी कि आपको अब स्टॉप वॉच लगा के आंसर राइटिंग कराया जाएगा और उस दौरान आपका स्पीड जो उस पर आप काम करोगे। इसमें जो पहला और दूसरा फेज है, यानी कि हम लोग अगर 5 हफ्ते की बात करें 35 डेज विच कम्स आउट टू बी अराउंड 20 to 25, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे चलेगा, ये आपको सैटरडे संडे काम नहीं होगा इसमें। तो मंडे टू फ्राइडे की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग पहुंच जाएंगे 20-25 या मैक्सिमम 30 जुलाई तक। उसके बाद ये ब्रेक लग जाएगा। तो फेज 1 और 2 के बाद अभी एक ब्रेक लगेगा 1 महीने का, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है 30 अगस्त को। जैसे प्रीलिम्स खत्म होगा तो हम लोग 2 सितंबर से थर्ड फेज से शुरू कर देंगे फिर, और फिर वो हमारा चलेगा फेज 5 तक पूरा, मेंस के पहले तक। तो इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। अभी ये जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है पहला 2 फेज। आखिरी 3 फेज जो है वो दोनों ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी चाहें तो, अगर पॉसिबल हुआ तो ऑफलाइन भी उसको हम लोग अरेंज कराएंगे, नहीं तो ऑनलाइन तो रहेगा ही। तो इस तरह से हमारा जो है पूरा का पूरा कोर्स जो है वो अनफोल्ड होगा। आप लोग जो लोग भी इसमें एनरोल कराना चाहते हैं उनके लिए बता दें, फी जो है वो 2,999 रुपये फी है पूरे 5 फेजेस का मिलाकर। ठीक है, ये 2,999 में आप आंसर राइटिंग का जो टेक्निक है वो अच्छा से सीख के अपने स्पीड को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया ओरिएंटेशन वाला। हम लोग कल इस कोर्स को लॉन्च करके इसमें फर्स्ट डे जो हमारा कल वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।